हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो आपको कक्षा 9 का जो हिस्ट्री है वो होने वाला है। कक्षा 9 का हिस्ट्री का जो बहुत सारे चैप्टर है वो आपकी एससीईआरटी बुक से पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ख़ास तौर पर यदि हम बात करें 1 to 5 के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, स्पष्ट कर दिया है कि एससीईआरटी के माध्यम से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि आपने देखा होगा कल ओएमआर सीट जारी हुआ और अब उसमें 5 ऑप्शन होंगे, यानी कि ऑप्शन ई भी होंगे। तो इस वीडियो में ये भी हम जानेंगे कि ऑप्शन ई किस तरह से आपको लगाना है, किस तरह से ऑप्शन ई को यदि अब जोड़ा गया है 5 ऑप्शन, तो हम किस तरह से तैयारी करें जिससे कि हम ऑप्शन 5 हमारे लिए कोई भी समस्या बनकर न आए। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसी चैप्टर से हम आपको सिखाएंगे कि ऑप्शन ई को कैसे टच करना है। सबसे पहले इकाई ये 6 है और अध्याय यदि बात करें 6, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इसका जो पॉइंट है, प्रारंभ से ही भारत वन संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है। यानी कि यदि बात करें हम भारत की, तो भारत वन संपदा में एक संसाधन के तौर पे उपयोग किया जा रहा है। लगभग यदि हम बात करें 22 से, लगभग ऐसा माना जाता है कि 22 से 25% भारत का जो भूमि है वो वनों से आच्छादित है। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में जो है वन का प्रतिशत पूरे भारत के जो भूभाग है उस पर कितने प्रतिशत है। तो ये हम आपको बता दें 21% से लेकर 25% तक ये भूभाग पर जो है वन आच्छादित है। ठीक है, आदिवासियों और वनों के बीच एक सहजीवी संबंध है। देखिए, जो आदिवासी लोग होते हैं उनका जो पेड़ से होता है ना, वो सहजीवी की संबंध होता है। और यदि आप देखें तो पेड़ का अधिकतर जो है वो कटाव हो रहा है, पेड़ का विनाश किया जा रहा है। लेकिन यदि हम बात करें आदिवासी को लेकर, तो उनके साथ क्या है, एक सहजीवी का संबंध है। यानी कि पेड़ से वो भी जुड़े होते हैं और पेड़ भी उससे जुड़े होते हैं, पेड़ भी उसका पेड़ को देखभाल करते हैं आदिवासी लोग। भारत में भील, यहाँ देखिए 3 चीज़ आपको सीखने पर को मिले हैं। भारत में सबसे जो बड़ी जनजाति है वो भील हैं। इसके बाद जो हम बात करें और भी जनजाति की, जो मध्य प्रदेश आपका हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती हैं। यदि हम बात करें इसके बाद गोंड की, तो ये देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। फर्स्ट क्या हो गया, भील जनजाति, सेकंड कौन हो गया, गोंड जनजाति, और तीसरा है संथाल जनजाति जो कि तीसरे नंबर पे हैं। तो आप इसमें एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, जो ऑप्शन नंबर ई दिया जाता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो ये सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, जैसे कि आपसे यदि पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सी जनजाति जो है किन किन क्षेत्र में, यदि हम बात करें भील जनजाति की, तो इसमें से आपको 2 ऑप्शन दे देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब जब ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा भील जनजाति कहाँ अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश भी होगा और आपका जो है आंध्र प्रदेश भी होगा। अब जब तक आप पूरे डिफाइन करके नहीं ये जाने होंगे कि भील जनजाति मुख्यतः किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, तब तो सिर्फ आप मध्य प्रदेश देखें और ऑप्शन ए लगा दी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, ई नंबर, क्योंकि यहाँ आपको मध्य प्रदेश भी दिया है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश भी उसका आंसर होगा, आंध्र प्रदेश भी होगा, और ये ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन, यानी कि एक से जैसे ही अधिक, तो इसके लिए आपको डीपली में पढ़ना होगा। और डीपली के लिए आपको कई बार बोल चुके हैं, एससीईआरटी का संपूर्ण नोट्स आप पढ़े। यदि संभव हो तो आप पूरे बुक को पढ़े, लेकिन उतना समय नहीं है। तो ऐसे में सीटीटी सक्सेस क्लासेज आप लोगों के लिए कक्षा 6 से लेकर के 10 तक सभी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, सभी का नोट्स बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह से आप देख रहे हैं पीडीएफ आपके सामने, इसी तरह आपको उपलब्ध करवा देंगे चैप्टर वाइज। जिस तरह से आपको हम दिखाए हैं यहाँ, किस तरह से चैप्टर वाइज पूरे के पूरे नोट्स बन के तैयार हैं। तो यदि आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8873794919 पे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपना नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। तो यहाँ आप समझ गए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो भील है। सेकेंड लार्जेस्ट यदि बात करें तो गोंड है, और थर्ड में आपका क्या है, संथाल जनजाति है।
चलिए हम बढ़ते आगे। 18वीं शताब्दी के पहले तक के जनजातियों वर्ण संपदा का प्रयोग अपने जीविकापार्जन के लिए करती थी। देखिए, जब 18वीं शताब्दी की हम बात करें तो उससे पहले जो जनजाति लोग होते थे वो पूरे के पूरे अपने जीविकापार्जन के लिए किन चीज़ों पर निर्भर रहते थे, तो वर्ण संपदा पे ही निर्भर होते थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में यदि हम वर्तमान की स्थिति देखें तो अब जनजाति लोग भी अपने जीविकापार्जन के लिए कई तरह तरह के संसाधन का प्रयोग करके अपने जीविकापार्जन कर रहे हैं। हम बात करें यदि 18वीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में वन्य समाज जो थे वो कबीलों में बटा था। किस चीज़ में बटा था? कबीलों में। अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जो वन्य समाज के लोग थे वो किन भागों में बटे थे, तो कबीलों में बटे थे। बिहार के सिंहभूम में मणिकी व मुंडा प्रणालियाँ और संथाल परगना में माझी परगणित प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ देखिए, अब प्रचलित जो कुछ प्रणाली है उसके बारे में जिक्र किया गया है। यदि हम बात करें बिहार के सिंहभूम में तो वहाँ आपका मुंडा, संथाल परगना में बात करें तो हम माझी की, ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे है आदिवासी सीधे सीधे सरल प्रकृति के थे, यानी कि आदिवासी जो लोग होते थे वो उनका जो स्वभाव होता था वो बहुत ही सरल होता था और वो हमेशा अपनी प्रकृति से जुड़े होते थे और उनका जो अपना जो भी सामाजिक रूप से होता था वो कहीं ना कहीं औरों से भिन्न होता था, समाज से अलग होता था और उनका जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और जंगलों से था। यदि हम बात करें चैत्र शुक्ल तृतीया की तिथि को, तो उनका सबसे जो आदिवासी लोग होते हैं उनका महत्वपूर्ण पर्व जो होता है वो सरहुल मनाया जाता है, जो आज भी झारखंड के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और प्रचलित है। तो यदि आपसे पूछा जाए आदिवासी लोग के कौन से पर्व हैं जो चैत्र शुक्ल की तृतीया की तिथि को मनाया जाता है, तो वो पर्व है आपका सरहुल पर्व। अब देखिए, ऐसे ही यदि आप बारीकी से हर चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ऑप्शन नंबर जो ई है वो बिल्कुल झंझट खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ई को लेकर बहुत सारे कंफ्यूज हैं लोग और वो कन्फ्यूजन तभी दूर हो सकता है जब आप कोई भी चीज़ों को बारीकी ढंग से पढ़े हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट, वन्य समाज के क्या है? वन्य समाज के आर्थिक जीवन का अधिकार क्या था? यानी जो वन्य समाज के लोग थे उनका जो आर्थिक आधार था वो कृषि था, क्योंकि वो जंगल से जुड़े रहते थे और जंगल में तरह तरह के वो खेती से जो है अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, बढ़ते हम आगे हैं कि बदल बदल कर घुमंतु, आपने सुना होगा नाम झूम खेती का, और झूम खेती को हम लोग घुमंतु कृषि भी कहते हैं, या कहीं पे यदि हम बात करें इसे तो अलग अलग नाम से जो है झूम खेती को किया जाता है। यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में जितने आपके पूर्वी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो है ये झूम खेती बहुत ही फेमस है और वहाँ ज़्यादातर झूम खेती का प्रचलन है। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेज़ों ने रेल पटरी, आपने सुना होगा, जो 18 के करीब, यानी कि जब 19वीं शताब्दी चल रहे थे तो डलहौजी के समय में जब रेल की शुरुआत की गई तो उस समय जो है जो रेल के आपने पिछले अध्याय में कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि किस तरह से जो स्लीपर बनाया जाता था, यानी कि रेल के पटरी में के नीचे जो लगने वाले लकड़ी होते थे वो पूरे लगाए जाते थे। ऐसे में तो जो पेड़ पौधे थे उनका कटाई बहुत ही तेज़ी से प्रारंभ हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आदिवासियों जो जंगल से जुड़े थे और जंगल का कटाई को लेकर जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ कब हो गया अंग्रेज़ के समय में, तो 19वीं शताब्दी में। और किन कारणों से, तो रेल के जो है डिब्बे, और यहाँ हम बात करें जो स्लीपर बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है डाइट्रिच, कहता है डाइट्रिच बॉर्डस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में, कितने ईस्वी में? 1864 में सेवा, आप यहाँ देख सकते हैं, वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम, आपसे यदि पूछा जाए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखेंगे 1865। ये छोटा छोटा पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि हम बात करें SCRT के आधार पर। और SCRT यदि आप 10 तक कंप्लीट कर लेते तो निश्चित तौर पर पास करना तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तिलका माझी, आपने अक्सर नाम सुना होगा तिलका माझी का। तो हम यदि बात करें तिलका माझी का जन्म जो है वो भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। और यदि हम बात करें इसका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1750 में हुआ था। ठीक है, जनजातियों की सर्वाधिक अफ्रीका आबादी जो है किस देश में है, तो वो आपका अफ्रीका में है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ।
अगला पॉइंट है वन्य समाज। वन्य समाज में शिक्षा देने का उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों ने वन्य क्षेत्रों में घुसपैठ की। कहाँ पे घुसपैठ की? तो वन्य समाज में। कौन सी? तो वो लोग अपनी शिक्षा देने के कारण वन्य में जो रहने वाले आदिवासी लोग थे उनसे संपर्क किया। इसके बाद है हो जाति। एक जाति है जिनका नाम है हो। तो हो जाति के लोग जो है छोटा नागपुर के सिंहभूम के निवासी थे। यदि आपसे पूछा जाए हो जाति का जो निवास स्थान कहाँ था, जनजाति कहाँ निवास करते थे, तो छोटा नागपुर के जो सिंहभूम थे उस इलाका में ये लोग निवास करते थे। भागलपुर से यदि हम बात करें, भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? तो दामने ए कोह के नाम से जाना जाता था। और वो देखिए, जब आप इस सीआरटी को इस तरह से पार्ट बाय पार्ट यदि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए जो है एग्जाम बहुत सरल हो जाएगा। देखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। तो देखिए, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कितना में? 1855 में। आगे अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा का जन्म। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म था वो आपको उली हातू को हुआ था। उली हातू, देखिए नाम थोड़ा कुछ अलग लग रहा है। उली हातू किसका? बिरसा मुंडा का जन्म। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य का दर्जा मिला, जो कि बिहार से अलग हुए। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं आदिवासी के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। धारा 342 जो है वो संविधान में अनुसूचित जनजातियों के से जुड़े हुए हैं, आदिवासियों से जुड़े हुए। अगला है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो भूमिज विद्रोह जो है वो 1832 में हुआ था। यदि हम बात करें तमाड़ विद्रोह, तो तमाड़ विद्रोह जो है 1789 में हुआ। यदि बात करें चोरो जनजाति कहाँ के निवासी, तो ये पलामू के निवासी थे। देखिए, आप यदि देख रहे होंगे यदि इस वीडियो को, तो निश्चित तौर पर आपको लग रहा है कि कितना बेस्ट पॉइंट जो एससीईआरटी से खोज करके इस नोट्स में शामिल किया गया। आप देख सकते हैं सभी चैप्टर, चाहे कोई भी चैप्टर और एक भी चैप्टर को स्किप नहीं किया गया और एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को नहीं छोड़ा गया। तो यदि आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक मेरा भी सीट फाइनल हो, तो निश्चित तौर पर इस नोट्स को आप परचेज करें। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे 8873794919 यहाँ आपको संपर्क करना है और यहाँ से आप नोट्स जो है वो बिल्कुल आसानी से परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पॉइंट मेरा जो होगा वो एससीईआरटी का 8वां चैप्टर कृषि और खेतिहर समाज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।